सोना दुबई से ऐसा नहीं कि लोग नहीं लाते, जितने भी ग्राम होगा मल्टीप्लाई बाय अभी कस्टम ड्यूटी बढ़ती चली जाए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया अगर देखा जाए तो कि ब्रांड आपको दे रहा है, उसमें आपको अदर कुछ भी नहीं देना पड़ता क्योंकि आपको फिजिकली गोल्ड आपके हाथ में रहता नहीं, वो पेपर फॉर्म में रहता है तो मेकिंग चार्ज का कुछ बनता नहीं। इस फॉर्म में किया, उसमें इतनी प्रोसेस में इतना टाइम लगा, इस वजह से आपसे मेकिंग ले रहे हैं या इसको हॉलमार्क किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल TWM टॉक विद मीनू में। दोस्तों, हमारा इस शो को बनाने का उद्देश्य इतना है कि हम आपको सभी चीज़ों के बारे में सही और सटीक जानकारी दे सकें। तो आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है गोल्ड और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक जी। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि गोल्ड कितने टाइप के होते हैं? गोल्ड का टाइप एक ही होता है, गोल्ड येलो फॉर्म में होता है, नेचुरली मिलता है। और गोल्ड हम अपने यूजेस के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि गोल्ड जब हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जब मिलता है तो वो प्योर होता है, जिसमें आपकी जिसकी प्योरिटी 99.9 होती है। और जब हम उसको अपनी ज्वेलरी के लिए कन्वर्ट करते हैं तो चूँकि वो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, तो उसको ज़्यादा उसको फ्लेक्सिबिलिटी डालने के लिए उसमें अदर मेटल डाले जाते हैं। तो जब उसकी प्योरिटी में 91% गोल्ड होता है तो वो 22 कैरेट होता है, और 18% गोल्ड होता है तो वो 18 कैरेट होता है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार उसको हम कैरेट उसके कम कर देते हैं, अदर एलाइंस मिला देते हैं, जिससे कि उसके गोल्ड के आपके टाइप्स बन जाते हैं कि कॉइन फॉर्म में हुआ तो 18 कैरेट का जो होता है उसमें 18%। 75% गोल्ड होता है उसमें, बाकी अदर अदर अलाइंस होते हैं। और जो 22 कैरेट होता है उसमें 91% 91.6% गोल्ड होता है, बाकी अदर अलाइंस होते हैं। और जो आपका कॉइन फॉर्म में होता है या जिसको ब्रिक्स बोलते हैं, वो आपका 24 कैरेट 99.9 होता है। उसमें भी दो टाइप आते हैं, एक 99.99, एक 99.999। हाँ, तो गोल्ड होता है एक ही प्रकार का है, उसको हम अपने यूजेस के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं कैरेट के अकॉर्डिंग। तो ये जैसे 2 टाइप का बताया आपने 24 का, 3 टाइप का बताया आपको। 24 कैरेट का मैंने बताया अ, कि अच्छा 24 कैरेट का। अब वो सब मेंशन होता है, लैब में टेस्टेड होता है, सर्टिफिकेट आपको मिलता है। और उसमें बस वही है कि दोनों का ही कॉइन बनता है। हाँ, हाँ, दोनों का ही कॉइन ही बनता है, कॉइन या ब्रिक्स ही बन सकते, ज्वेलरी नहीं बन सकती 24 की। बनेगी भी तो ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी उसमें, क्योंकि उसमें गोल्ड ही गोल्ड होगा, सॉफ्ट मेटल होगा। तो वो ये जो बनती है वो 22 और 18 कैरेट। 22 और 18 कुछ कुछ लोग मतलब मतलब जो बनना चाहिए तो उसी में बनना चाहिए। लोग बस बस जो है कि किसी को पैरामीटर्स पता नहीं होते हैं, अलाइंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो 21 भी आ जाता है, 20 भी आ जाता है, 19 भी आ जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 18 और 22 ही है, कि 22 की आपकी ज्वेलरी होगी तो वो 22 कैरेट अच्छा रिटर्न देती है, और 18 कैरेट में आपका ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है, क्योंकि उसमें अलाइंस ज़्यादा होते हैं। तो अगर मजबूती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 18 कैरेट ज़्यादा मजबूत होती है 22 कैरेट की अपेक्षा। अच्छा, तो उनको चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? गोल्ड को चेक करने को खुली आँखों से तो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि गोल्ड को आप कैरेट मीटर से चेक कर सकते हैं, जो ईज़िली सब जगह मिल जाते हैं आजकल हर ब्रांड में। और लगभग सभी आजकल सुनार्स जो भी होते हैं, ज्वेलरी शॉप वाले वो लोग रखते हैं, जिसमें आप उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं। उसमें गोल्ड पार्टिकल गोल्ड का कितना परसेंटेज है, ये आपको दिख जाएगा। तो आप उसको 1-2 जगह चेक करा सकते हैं, क्योंकि वो भी चीज़ें ऐसी होती है कि लोग सेट कर लेते हैं, तो किसी एक जगह का ना माने, कम से कम 2 से 3 जगह चेक करा लें। चेक करने का कोई पैसा आपसे लेगा नहीं, खासकर शॉप में। बाकी तो हॉलमार्क वॉलमार्क तो सब मार्केट में हो जाता है। अच्छा, हॉलमार्क कोई ऐसे ही लग जाता है? हाँ, आप जाइए लोकल मार्केट में, जैसे जहाँ भी आप ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होती हैं, वो लगा देंगे। आप तो आँखों से देखोगे ना, तुरंत तो उस पे रख नहीं दोगे कैलकुलेटर पे। हाँ, जो ब्रांड होते हैं वो लोग काम करते हैं HUID पर। HUID जो होती है 6 यूनिट की होती है, हॉलमार्क के अलावा भी होता है। वो यूनिक कोड होता है हर डिज़ाइन का। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कॉपी करने के चक्कर में वो एक HUID बना के सारी ज्वेलरी बना देते हैं, क्योंकि HUID का जो ये मतलब होता है कि वो हर ज्वेलरी हर डिज़ाइन की अलग होगी। जब उसको आप BIS का ऐप होती है, BIS केयर, जिसमें हम एपीआई। स्केयर, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है कि आप उसकी HUID डालेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि वो ज्वेलरी कहाँ मैन्युफैक्चर हुई, कहाँ रजिस्टर्ड हुई। हाँ, HUID डालने पर 6 डिजिट की होती है, हर ब्रांडेड ज्वेलरी में आपको मिल जाएगी। कुछ अच्छे ज्वेलर्स जो लोकल भी होते हैं वो भी रखते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि वो तो डायरेक्ट तो मैन्युफैक्चर करते नहीं हैं, कोई भी ज्वेलर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, तो वो लाते ही हैं कहीं न कहीं से। तो आप अगर HUID डालोगे भी तो किसी की ज्वेलरी कहीं रजिस्टर्ड होकर दिखाएगी, लेकिन ब्रांड में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहाँ पर सही रहता है HUID। एक्चुअली ये
कुछ कुछ ज्वेलर्स पे हॉलमार्क तो लगा होता है, लेकिन एचयूआईडी सब जगह नहीं होगी, सब जगह नहीं होगी। जो लोग एचयूआईडी करवाते होंगे वो उनकी होती है। एचयूआईडी सब जगह नहीं मिलेगी आपको। मतलब लाइसेंस का टाइप का है। वो एक यूनिक आईडी है डिज़ाइन की। जो यूनिक आईडी है जो आपको ये बताती है कि ज्वेलरी कहाँ से आ रही है, कहाँ रजिस्टर्ड हुई और ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुई, कैसे आप तक पहुँची। उसका पूरा ओरिजिन टू कंज्यूमर ये पूरी डिटेल देता है। वैसे उसमें कैरेट का भी लिखा है। वो तो लिखा ही रहता है, वो कैरेट तो तुमसे लिखा ही होगा, सारी डिटेल होगी ज्वेलरी की कि मतलब वो कब वो 24 कैरेट से 22 से कब वो आप तक आई, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। 22 कैरेट है कि 18 कैरेट है, सब कुछ लिखा होगा। एचयूआईडी और बीआईएस की केयर क्या है? देखिए बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो आपका एक ऐप की सुविधा देती है जिसमें आप एचयूआईडी होता है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है वो 6 डिजिट का, जिसके थ्रू आप ज्वेलरी का पूरा डिटेल ले सकते हैं ऐप के थ्रू। वो इंडियन जो गोल्ड मार्केट के लिए ही है वो बीआईएस केयर ऐप, उससे आप चेक कर सकते हो गोल्ड के बारे में। ये व्हाइट गोल्ड क्या होता व्हाइट गोल्ड एक फॉर्म ऑफ गोल्ड ही है, जैसे कि मैंने बताया कि 22 कैरेट में अदर एलाइंस मिलाए जाते हैं, तो वो ज्वेलरी के लिए थोड़ा सुटेबल हो जाती है। तो उसमें अगर आप जैसे कि जो रोडियम एक होता है जो आपको वाइटनेस देता है गोल्ड में, जब उसको बढ़ा देंगे तो वो आपका वाइट गोल्ड हो जाता है। कॉपर बढ़ा देंगे तो रोज़ गोल्ड हो जाता है। और येलो रखेंगे तो उसमें येलो में भी कई कलर होते हैं। जैसे-जैसे आप अलायंस जैसे भी होंगे, जैसे कि आप अगर कई जगह की ज्वेलरी एक साथ रखेंगे ना, तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देंगी, लेकिन उसकी प्योरिटी सबकी सेम ही होगी। लेकिन बस उसमें यही है जो 91.6 के बाद जो अलायंस मिलाए गए हैं, वो जैसे-जैसे डाले जाएँगे उस हिसाब से उसका कलर चेंज होता रहता है। तो उसको लैब में ही बनाया जाता है और कैसे कौन-सा मेटल बढ़ाना है, वो उसके रंग के अकॉर्डिंग वो मेटल बढ़ा के उसको वैसा कर लेते हैं। तो व्हाइट गोल्ड भी होता 18 कैरेट ही है। है? रेड और ये प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम एक हार्ड मेटल है, वो भी एक मेटल ही है, जो जब लोग सिल्वर और गोल्ड से मन सबका भर गया तो वो प्लेटिनम की तरफ रुके। प्लेटिनम इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत सही नहीं है, क्योंकि वो एक हार्ड मेटल है, उसके ना ही कारीगर अवेलेबल है ईजिली, और ना ही उसके कारीगर हैं, ना ही उसकी मशीनरी है ज़्यादा। इस वजह से प्लेटिनम में आपका मेकिंग चार्ज जो होता है ना बहुत हो जाता है, क्योंकि ईजिली कारीगर मिलते नहीं हैं, जो अफोर्डेबल होते हैं वही बनाते हैं। तो मेटल होती है ना, उसका मेकिंग चार्ज उसकी प्राइस से भी समझ लीजिए कि 60 गुना ज़्यादा होता है। तो प्लेटिनम भी एक वो है मेटल है, जो आपको देखने में व्हाइट गोल्ड और स्टील और चांदी ऐसा लगेगा, लेकिन वो प्लेटिनम प्लेटिनम ही है। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्लेटिनम लेना क्या सही? नहीं, मैंने जैसे बताया ना, उसमें मेकिंग चार्ज ज़्यादा आपको पड़ता है। जब भी आप कोई मेटल, खासकर ज्वेलरी कोई भी रिटर्न करने जाते हो, तो जो मेकिंग चार्ज होता है वो तो आप जानते ही हैं कि आपके यूज़ेस के लिए होता है। आपने ज्वेलरी ली, पहनी, तो उसका मेकिंग चार्ज हो गया। जो जीएसटी होती है उसमें 3% वो आपकी गवर्नमेंट को चली जाती है। तो आपके पास केवल मेटल मटेरियल रह जाता है, जिसको आप मेटल को ही एक्सचेंज करते हो। उसका रेट बढ़ गया तो आप फ़ायदे में हैं। उसका रेट गोल्ड की तरह ही होता है ना फिर? हाँ, तो मेटल ही होता है वो। मतलब कि आप उसको एक कैटेगरी में नहीं होता है ना कि उसका ईज़िली कारीगर नहीं मिलते इसलिए मेकिंग ज़्यादा है। तो उसकी क्यों प्राइस तो बहुत हाई होता है। नहीं, प्राइस वाइज़ नहीं हाई होता, मेटल नहीं हाई होता, उसकी मेकिंग हाई होती है। हाँ, तो आप जब उसकी ब्रेकिंग पढ़ोगे ना, तो अगर उसमें मान के चलिए कि 30% उसमें मेटल है और 60% उसका वो है मेकिंग चार्ज और 10% जीएसटी। मतलब कि जैसे मैं नॉर्मली जो आजकल रेट है उसका वो वही 3 से साढ़े 3 से 4,000 के बीच में है पर ग्राम। लेकिन जब उसकी मेकिंग की बात करेंगे तो उसकी 65% 70% मेकिंग होती है। तो अगर 30,000 का 70% आप निकाल लेंगे तो उसकी मेकिंग ही हो गई वो। और उसके बाद 3% जीएसटी उस पे भी लगेगी। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सही नहीं, प्लेटिनम लेना सही नहीं सही है। नहीं, जी, जी। सही नहीं। जैसे हम लोग कोई ज्वेलरी लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक हार लिया, हुँ। तो उस हार में क्या हर जगह 22 कैरेट का हार लिया, उस हार में क्या हर जगह पे 22 कैरेट का ही गोल्ड यूज़ होगा या फिर 18 का भी यूज़ हो जाएगा और 22 का भी यूज़ ऐसे भी हो सकता है? 22 कैरेट की ज्वेलरी जो है वो जब आप किसी भी कारीगर को बनाने के लिए मिलती है, तो जो लोकल शॉप्स वाले होते हैं जो जो ऑर्डर में बनवाते हैं या फिर जो कम कॉस्ट में बना के बेचना चाहते हैं, जिन्हें पता भी नहीं कि ज्वेलरी कहाँ तक जाएगी, किसके हाथों में जाएगी, कब कैरेट मीटर पे जाएगी, गलाई जाएगी या किसी की तिजोरी में रख ली जाएगी। तो वो कम पैसे में बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको ज्वेलरी का जो रॉ मटेरियल को मिलता है ऊपर का, वो तो वो 22 कैरेट लगा देते हैं। ठीक है? लेकिन जो वेल्डिंग मटेरियल यूज़ होता है, जिसको आप टाँका बोलते हो, वो घटिया क्वालिटी का लगा देते हैं। उसका एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है कि अगर आप उसमें गोल्ड कम रहेगा,
आप उसको लगाओगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, कि मतलब वो आपका ज़्यादा मजबूत हो जाता है गोल्ड की अपेक्षा। लेकिन 22 जब वो कभी किसी जगह रीसेल किया जाएगा, तो उसको मेल्ट किया जाएगा या फिर उसको कहीं न कहीं किसी रैंडम चेक किया जाएगा। तो अगर उसी टाँके पे आ गया तो उसकी प्योरिटी कम आ जाएगी। अगर गलाया जाएगा तो वो मेटल कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है कि किसी से गोल्ड निकाला जाए, वो सब लैब में होता है, कि किसी ज्वेलरी से गोल्ड निकाला गया, अलग किया गया अदर मेटल। तो जो नॉर्मल लोग क्या करते हैं उसको मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट करने के बाद उसको 20 से रैंडम चेक कर लेते हैं। और जितने गोल्ड पार्टिकल आ गए, वो उसकी प्योरिटी हो जाती है, जो कि कैलरीमीटर का भी यही काम है। कैलरीमीटर भी यही काम करता है कि वो मेल्टेड गोल्ड को सेंटर से चेक करता है और उसको उसकी प्योरिटी बता देता है, इसमें गोल्ड पार्टिकल कितना है। उसको आप जितनी जगह चेक करोगे सब जगह अलग-अलग आएगा। ऐसा नहीं कि एक जगह चेक किया इसमें 87 97% आ गया, मान लो 87 या 79% आ गया, दूसरी जगह भी उतना ही आए, क्योंकि वो मेल्टेड फॉर्म है, वो रैंडम चेक करता है। तो अगर जैसे कि ज्वेलरी आप देख रहे हैं, ले रहे हैं, तो किसी ब्रांड से अगर आप लेते हो तो वो क्या करते हैं, वो एक होता है ना, ब्रांड नेम बनाने में टाइम लगता है, तो वो इससे रिस्क नहीं लेते इस चीज़ को लेके। तो वो क्या करते हैं, अगर 22 कैरेट की ज्वेलरी है, तो उसमें जो वेल्डिंग मटेरियल होता है वो 22 ही यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ से वो कहीं भी जाए या कभी मेल्ट भी होती है, तो वो कस्टमर को किसी तरह का नुकसान ना हो वैल्यू का। और जब वो उनके पास भी आए, तो उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होता उसको गलाने में या प्योरिटी चेक करने में। जो भी ब्रांड होता है वो अपनी ज्वेलरी केवल क्लीनिंग के बाद आपसे ले लेता है वेट करके। क्लीनिंग इसलिए की जाती है, आपने पहना है, उसमें टेल्कम, पसीना, ये सब चीज़ें चली जाती हैं, उससे भी वेट बढ़ता है, या फिर डेली का जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो काम-वाम करती हैं तो उसमें भी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्लीन करके वो वेट करके आपका रेट डिसाइड कर देते हैं। इसलिए ज्वेलरी ब्रांड से अगर लेते हैं तो उसकी तो श्योरिटी होती है कि ये पूरी 22 है। आपका कहने का मतलब ये है कि हमें ब्रांड ब्रांड से ही लेना चाहिए। हाँ, मेरा कहने का मतलब हाँ, लोकल मार्केट से इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो खुद नहीं बना रहे हैं, वो खुद नहीं बना रहे हैं, वो बनवा रहे हैं किसी से, वो कोई सर्टिफ़िकेट नहीं दे रहे हैं आपको। वो ये कह रहे हैं आप हमारे पास लेके आइए, हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे या अदर की अपेक्षा कम देंगे, वो इसीलिए देंगे क्योंकि मान लीजिए कि उनकी ज्वेलरी बनी है 22 कैरेट, वो बोलते हैं 22 कैरेट, आप उसको जब कहीं चेक कराते हो, तो वो निकलती है 20 कैरेट, 19 कैरेट या 22 निकलती है। तो अगर 22 से कम निकल रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने आपको गोल्ड कम दिया। और आपसे पूरा मेकिंग और पैसा पूरा सारा जितना भी हिसाब-किताब था 22 कैरेट से किया और पूरा पैसा लिया आपसे। और उन्होंने एक्चुअल जो उसके अंदर गोल्ड है वो कम कर दिया। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की प्योरिटी 20 कैरेट आ गई, आपने 22 कैरेट में लिया, तो उसमें उसका गोल्ड का परसेंटेज 85 टू 82 हो गया। या उसका कैरेट 20 है, आपने जब उसको 10 साल बाद चेक कराया, 5 साल बाद जब कभी आपने उसको चेंज किया, तो उसकी प्योरिटी 20 आई या 19 आई या 21 आई। तो अगर 20 प्योरिटी आई तो ये मान के चलिए 80 टू 85% गोल्ड था, जहाँ उसको 91% 92% होना चाहिए। तो उसने उस समय में आपको मेकिंग चार्ज का या फिर किसी तरह का जीएसटी से बचने का लालच देके अपनी ज्वेलरी दे दी और उसने उसने 6% गोल्ड मार दिया। 6% गोल्ड उसने 1 ग्राम में मारा, तो सोचिए आपने उसे 20 ग्राम ज्वेलरी ली तो कितने ग्राम गोल्ड हो गया? तो इस तरह करने उसने प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट ज्वेलरी में से उसने गोल्ड ले लिया। फिर जब आप 5 साल बाद गए उसके बाद वापस करने, अरे! ये तो ज्वेलरी में गोल्ड कम बता रहे हैं, क्या नहीं ज्वेलरी ओके है, हमें दीजिए, आप हमको पूरा पैसा देंगे। तो वो उस समय के रेट से आपकी ज्वेलरी ले लेगा और फिर आपको ज्वेलरी दे देगा उसके बदले। पैसा तो देगा नहीं, पैसा देगा तो उसमें काटेगा। भाई टाका तो ऐसा तो होता ही नहीं कि आपने हमारी ज्वेलरी ली, 10 साल पहनी और 10 साल बाद वापस करने आए, तो हमने कुछ काटा ही नहीं। ऐसा लोकल तो कोई भी नहीं करता। है ना? तो वो क्या करते हैं कि आपकी ज्वेलरी फिर वापस लेके फिर आपको ज्वेलरी देंगे और फिर से वो गोल्ड उसमें कम वो देंगे, क्योंकि वो भविष्य में फिर आप आओगे। तो इस तरह अगर आप 3 बार रिसाइकिल कर लेते हो ज्वेलरी किसी सेम लोकल वाले से, तो ये मान के चलिए आपका पैसा भी उसके पास, आपका गोल्ड भी उसके पास और जो आपके पास है, उसमें भी ज्वेलरी आपकी प्योर नहीं। तो ये एक साइकिल है जो चल रहा है। इसलिए किसी भी आपने जल्दी किसी भी सुनार या ज्वेलर्स को का काम धंधा कम बंद होते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि एक साइकिल एक बार चल गया ना, तो वो चलता रहता है, चलता रहता है। और इसी चीज़ में ब्रांड आपको वो देते हैं, पूरा सैटिस्फैक्शन देते हैं कि आप ज्वेलरी लेके जाते हो, तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ भी काटे, आपको वापस करते हैं सेम रेट से, क्योंकि उनकी ज्वेलरी। आप अगर किसी एक ब्रांड अच्छे ब्रांड की ज्वेलरी दूसरे ब्रांड में भी लेके जाओगे, तो पूरी प्योरिटी पे उसको वापस लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ज्वेलरी सही है। आपके हिसाब से कौन-सा ब्रांड है जिसमें हमें देना चाहिए? ब्रांड सभी सही है, ब्रांड किस कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांड किसी एक इस ब्रांड की बात करें। ब्रांड ऐसा कुछ भी नहीं कि खराब हो, क्योंकि एक ब्रांड मार्केट ऐसी है कि आप ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर अगर उनके यहाँ एक्स के यहाँ गया, तो वो ज्वेलरी वो वाई के यहाँ वापस कर सकता है। अगर वो एक्स की ज्वेलरी वाई के यहाँ वापस करने गया, उसको ये पता चला कि इस ज्वेलरी में ये
खराबी है या वो तो भाई एक्स के पास कभी नहीं जाएगा। और जो ब्रांड में जा रहा है इसका मतलब वो वैल्यूएबल होगा, तो वो बड़े ट्रांज़ैक्शन करेगा। तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेते इस सब छोटी चीज़ों के लिए, वो आपको प्योर चीज़ें देंगे। इसके अपोज़िट डायमंड की मार्केट बिल्कुल अलग है, कि अगर एक्स का डायमंड है तो वो डायमंड ही ले एक्स ही लेगा, वाई नहीं लेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसमें काम करता है उनका सर्टिफ़िकेशन। कुछ ब्रांड अपना सर्टिफ़िकेट देते हैं, जो अपने में ही मानते हैं, कुछ जीआईए सर्टिफ़ाइड होती है। जीआईए का काम केवल इतना होता है कि वो डायमंड को सर्टिफ़ाइड करती है कि ये डायमंड किस क्लियरिटी का है, किस कट का है, इसका प्राइस क्या होना चाहिए। वो डायमंड का वो नहीं देखती कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि मोस्टली डायमंड हमारे यहाँ जो आते हैं वो स्मगलिंग के थ्रू आते हैं, क्योंकि अब कोई भी ऐसा माइनिंग हो नहीं रही है, डायमंड्स हैं नहीं ज़्यादा, तो जितने भी डायमंड्स हैं वो अपना साइकिल घूम रहा है, और 70 से 60 से 70% डायमंड आपके स्मगलिंग के थ्रू आते हैं। तो जीआई का काम केवल इतना होता है कि उसको सर्टिफाइड करती है कि कट क्या है, क्लियरिटी क्या है, उसका रेट क्या होना चाहिए। और कुछ ब्रांड अपना खुद का सर्टिफिकेशन देते हैं। जीआई जीआई का क्या मतलब है? जीआईए एक फर्म है जो हाँ, जो डायमंड को सर्टिफिकेशन देती है। वो अपना उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो 4 सी से डिसाइड होते हैं कि किस कट का है वो, क्या कट यूज़ हुई है इस डायमंड में, जैसे एम्बेरल्ड कट भी हो गया, और कई कट्स होते हैं, उस कट के साथ उसका प्राइस डिसाइड होता है, किस क्लियरिटी का डायमंड है, किस कलर का है और कितने कैरेट का है। इसमें भी कैरेट होता है, वो उसके वेट को हम लोग कैरेट से डिसाइड करते हैं। जैसे कि एक एक डायमंड में सेंट्स होते हैं, छोटे जितना भी बड़ा डायमंड होगा उसमें उतना ज़्यादा सेंट्स होंगे, उसका वेट जो होता है सेंट से नापा जाता है। तो 100 सेंट इक्वल टू 1 कैरेट होता है। अगर सिंगल डायमंड है तो आप मान के चलिए कि वो 30 सेंट्स 40 सेंट्स का होगा, तो वो सॉलिटेयर कंसीडर होता है, जो सिंगल डायमंड कहते हैं जिसको सॉलिटेयर। तो उसका प्राइस बहुत रैंडमली बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये मान के चलिए इसको 6 से 7 महीने में ही इनकी मेकिंग कम होती है, क्योंकि एक ही स्टोन होता है, उसको ग्रिप करना होता है फिंगरिंग पे या किसी भी चीज़ पे, तो खाली ग्रिपिंग में ज़्यादा मेकिंग चार्ज आती नहीं है। मान के चलिए अगर ज्वेलरी 2 लाख की भी है तो उसका मेकिंग चार्ज भी 10,000 होगा। मतलब मतलब गोल्ड की कंपैरिजन में डायमंड पे चार्ज कम होता है। हाँ, क्योंकि उसमें वर्क भी कम होता है ना, एक फ्रेम है उसमें डायमंड रख देना है। वो तो डायमंड का सारा आकर्षण तो उसकी चमक से है। तो किस क्लियरिटी का डायमंड है, उस हिसाब से उसके रेट डिसाइड हो गए। डायमंड की अलग वैल्यू है, नीचे उसके नीचे जो गोल्ड यूज़ होगा वो 18 ही यूज़ होगा, 22 इसलिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, तो वो निकलने की संभावना हो जाती है, तो वो 18 यूज़ करते हैं ताकि उसकी उसमें जो पकड़ है वो मजबूत रहे, डायमंड निकले नहीं। तो उसका नीचे का जो फ्रेम होता है वो ज़्यादा महँगा नहीं आता है आपका, 18 कैरेट में होता है। और चूँकि सिंगल डायमंड रख रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, डायमंड में जो जो गोल्ड यूज है वो 18 यूज़ होता है। 28 22 कैरेट यूज़ कर सकते हैं, वही है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, ग्रिप कमज़ोर हो जाएँगी, क्योंकि 22 में 91% गोल्ड है, उसमें 75 ओनली गोल्ड है, बाकी अदर एलाइन जितना डालेंगे उतना सॉलिड होता जाएगा वो। तो उस हिसाब से बनाया जाता है कि डायमंड्स निकले नहीं, तो वो 18 पे ही बनाया जाता है आपका डायमंड। और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्या गोल्ड और फैम क्या लेना चाहिए? इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप अगर देखेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न चाहिए, तो आप सिंगल डायमंड भी ले सकते हैं। लेकिन जितना वो आपको फ्रीक्वेंटली रिटर्न देता है, उतना ही रिस्क है खोने में, निकलने में। क्योंकि वो एक ज्वेलरी 22 कैरेट की, जो आपकी मान के चलिए तो 5 लाख रुपए की है, जिसका वज़न 30 से 35 ग्राम है, वो कई पार्ट्स में होगी, वो एक साथ नहीं गायब हो सकती। और जो प 5 लाख का डायमंड होगा, वो सिंगल रिंग पे आपका एक डायमंड होगा, तो उसमें थोड़ा-सा रिस्क रहता है। बाकी वो शो ऑफ ज़्यादा करता है, अब नहीं ज्वेलरी, क्योंकि अब वो गोल्ड कितना ज़्यादा पहन लेंगी, वो छोटा-सा डायमंड उसको आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल लाइव ग्रोन भी डायमंड आ गए हैं, जो नॉर्मली इसको देख नहीं सकते। वो लाइव ग्रोन डायमंड आपको लगेंगे डायमंड जैसे बिल्कुल, चमक भी बिल्कुल देंगे, लेकिन जब उसकी रिटर्न वैल्यू की बात करेंगे तो वो डायमंड जितनी नहीं होगी। अगर आप किसी ब्रांड से डायमंड लेते हैं तो उसकी रिटर्न वैल्यू कुछ अच्छी मिलती है। डायमंड की प्योरिटी कैसे चेक करते हैं? डायमंड की प्योरिटी डायमंड की कोई प्योरिटी नहीं होती है, मैंने बताया ना, उसका सर्टिफिकेट होता है, वो लैब में ही पता चलेगा, आपको खुली आँखों से कुछ भी नहीं दिखेगा उसमें। हाँ, अगर उसमें जैसे जितना ज़्यादा स्पॉट्स, उसमें वो एक दोष होता है, जो डायमंड जब जब पहाड़ों में होता क्या है, डायमंड क्या होता है, जब ज्वालामुखी टेम्परेचर से जो मेटल्स बनते हैं, उसमें से एक सबसे हार्ड मेटल होता है आपका हीरा, डायमंड। उसमें ना जो अदर मेटल्स के अंदर मेटल्स पड़े रह जाते हैं, वो होते हैं स्पॉट्स। वो जितने कम होंगे, डायमंड का कॉस्ट उतना ज़्यादा होगा। जो जितने कम होंगे उतना उतना उसका दाम ज़्यादा होगा, जितना स्पॉट्स कम होंगे, जिसको बोलते हैं मेटल के अंदर जो मेटल होता है,
वो जितना उसके अंदर कम होगा वो स्पॉट का काम करता है, वो भी एक मेटल ही होता है। जैसे लेयर्स होती है डिफरेंट डिफरेंट आपका मेटल्स की, कि ये होती है फिर उसके नीचे ये होती है, उसके नीचे ये होती है, हीरा सबसे नीचे होता है, तभी सबसे हार्ड होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ से शुरू हुआ वो एक मेटल खत्म हुई, वो दूसरी कहीं न कहीं तो उसमें गई होगी। तो वो जितना प्योर होता जाएगा उतना महँगा होता जाएगा हीरा। और जितने स्पॉट्स में कम होंगे, जितना वो जिसमें जितना अदर मेटल कम होगा, उसकी क्लैरिटी उतनी अच्छी होगी। जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी, उतने अच्छे कलर रिफ्लेक्शंस होंगे। उसके बाद कट तो आपको लैब में होती है, क्योंकि डायमंड कोई कट काला तो मिलता नहीं है, उसको कट दिए जाते हैं। तो जिस हिसाब से उसका कट जितना बड़ा साइज़ होता है, उस हिसाब से उसको कट दिए जाते हैं। जब कट दिए जाते हैं, उस हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होता है। तो ये सारी चीज़ें लैब डिसाइड करती है कि किस मतलब डिसाइड क्या करती है, वो चेक करती है कि किस कट तो हम बनाते हैं। पहले सबसे पहले तो उसकी क्लैरिटी क्या है, एक ये हो गया, ठीक है? फिर उसका कैरेट क्या है, क्या वेट है उसका और फिर उसका क्या कलर है। जैसे डायमंड मिला है ना, हुँ, तो पत्थर एक मिला, हुँ, उसको तराशा उन्होंने, कट हो तो गया। जो जो बचा है मटेरियल उससे भी बन जाएगा डायमंड। हाँ, मतलब कि बड़े अगर कोई बड़ा डायमंड मिला है, तो उसको शेप दी गई, तो डायमंड निकले। उनको भी शेप दी गई, तो छोटे डायमंड निकले। उनको भी शेप दी गई, तो उनके जो और छोटे डायमंड निकले। जो अनशेप्ड डायमंड हो गए, उनको बोलते हैं पोल्की। अच्छा। हाँ, वो भी एक फ़ॉर्म होता है। वो भी एक डायमंड का ही फ़ॉर्म होता है, जिसकी रीसेल वैल्यू कम होती है, लेकिन चमक उसमें भी होती है, क्योंकि भाई किसी अच्छे डायमंड का वो वेस्ट मटेरियल है। तो उसको क्या करते हैं कि डायमंड का ही काम होता है कि जो भी आप कलर जा रहा है, वो रिफ्लेक्शन के साथ आ रहा है, इसलिए हमको चमकता हुआ दिख रहा है। पोल्की में क्या है, उसमें कट्स नहीं होते, तो रिफ्लेक्शन कम होता है, लेकिन कलर्स आते हैं। जैसे काटा बिल्कुल लास्ट वाला जो बचा, हाँ, पाउडर टाइप, हाँ, उसका तीन। वो आपको पाउडर लग रहा है ना, वो कहीं-कहीं आप देखते हो कोई ज्वेलरी ऐसी आती है, ब्रेसलेट्स आ गए, जिसमें आपको डायमंड का बहुत महीन काम होता है। वो शेप तो नहीं होता लेकिन रिफ्लेक्शन होती है, तो वो उसमें यूज़ हो जाते हैं। जितना छोटा डायमंड होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, जितना बड़ा डायमंड होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। बड़े जैसे डायमंड इतने बड़े हों कि आपको दिख रहे हों सिंगल, तो उसकी कट कलर क्लैरिटी जो होगी उसका रेट डिसाइड करेगी। ऐसे आप कुछ भी जज नहीं कर सकते, कुछ भी जज नहीं कर सकते कि क्या उसका प्राइस है। मेकिंग चार्ज कैसे डिसाइड हो? मेकिंग चार्ज कैसे डिसाइड होता है? देखिए मेकिंग चार्ज ऐसे डिसाइड होता है कि उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी, कितने लोगों ने काम किया, कितने दिन का समय लिया। जैसे जो ज्वेलरी आप कभी भी किसी मतलब बड़े शॉप पे जाओगे तो उसपे लिखा होता है एलटी। एलटी मतलब उसका जो उसको मैन्युफैक्चर करने में कितने दिन लगेंगे। आप उसको ऑर्डर करते तो वो जो कोरियर टाइमिंग हो गई वो अलग हो गई। उसको बनाने में कितने दिन लगते हैं वो भी लिखा होगा। उसमें कितने कारीगर ने काम किया, कौन-कौन सी क्राफ्टमैनशिप उस पे यूज़ हुई, कि जैसे कि अगर जाली वर्क है तो उसका कारीगर अलग होगा जो जाली वर्क पे स्पेशलिस्ट होगा। रवा बॉल है, या जो भी आपका जो भी कुंदन पुल की जैसा भी ज्वेलरी हो आपकी, तो उसमें जो भी मेहनत लगती है, जो भी कारीगर काम करते हैं, क्योंकि काम बहुत महीन होता है, बहुत महीन होता है। पहले तो इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं था कारीगरों का, अब तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएँ कर दी हैं, जब से ब्रांड उन्होंने हायर किया, वरना कारीगर किसी की गर्दन खराब हो जाती है झुके-झुके, किसी की आँख खराब हो जाती है, किसी को साँस की प्रॉब्लम हो जाती है भट्टी में जो काम करते हैं। तो कारीगरी का ही पैसा जिसको मेकिंग चार्ज बोलते हैं। अच्छा ये लोकल में इसलिए कम हो जाता है, आपको ब्रांड में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो आपसे केवल मेकिंग चार्ज में ही पा रहे हैं। कोई कम पा रहा है, कोई ज़्यादा पा रहा है, मतलब जो जो भी उनका इंटरेस्ट मतलब प्रॉफ़िट एरिया वो मेकिंग ही है, क्योंकि गोल्ड आपको प्योर ही देंगे वो, गोल्ड आपको प्योर देंगे। गोल्ड आपको मार्केट जो भी उनका कंपनी रेट होगा उसी पे देंगे। उनका जो भी होता है मार्जिन वो मेकिंग पे ही होता है। अब गोल्ड आपके पास प्योर है, वो एक समय में आने पे उसका पैसा बढ़ेगा, तो वो आपकी मेकिंग चा ये सेम कैरेक्टर आया और ब्रांडेड वाला भी सेम कैरेक्टर आया, लेकिन मेकिंग चार्ज मतलब उनका डिफरेंट होगा। सिर्फ मेकिंग चार्ज पे वो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। हाँ, लोकल वाला आपको मेकिंग चार्ज इसलिए कम दे रहा है, क्योंकि वो खुद बनवा नहीं रहा है। या बनवा भी रहा है तो उसने एक बता दिया कि हमको बनी हुई ज्वेलरी इतने में हमको बनी ज्वेलरी बना के दो। उसने किस तरह बनाया, क्या बनाया, कितने की बनाया, उसको मतलब नहीं है। उसने बोला 22 कैरेट की है, आप 22 कैरेट में बेचो, वो आप 22 कैरेट में बेच दिया। वो अपनी खुद नई ज्वेलरी लाके उसको गलवाएगा नहीं चेक करने के लिए, वो आपको बेच देगा। आप उसको कभी 10 साल, 5 साल बाद गलवाओ को, उसमें अगर वो दुकानदार रहा, तो कैसे पता कर लेगा? उसको तो जब वो भी वेरीफ़ाई कर लेता है तब आपको देता है ना, वो तो गलने के बाद उसकी असलियत सामने आती है। भाई ज्वेलरी फॉर्म में तो आप हर जगह चेक नहीं कर लग सकते कि उसका एक-एक टाँका चेक करो कैरेट मीटर पे रख के। ज़ाहिर-सी बात है जब मेल्ट होगी तब उसमें मिलावट निकल के आएगी।
ये गोल्ड में ना गोल्ड भी बहुत तरीके के होते हैं। गोल्ड पाउडर फॉर्म में भी होते हैं कि जिसमें कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब ज्वेलरी मेल्ट होगी, ये ब्रिक्स में बहुत खासकर होता है, कॉइन्स में और ब्रिक्स में, कि आपका ऊपर ऊपर से गोल्ड है, अंदर पाउडर फॉर्म वाला गोल्ड है, जिसकी वैल्यू मार्केट में बहुत कम है। हाँ, तो इस सब चीज़ों को से बहुत बच के रहने वाला है, खासकर जो हाँ, ये सब फ्रॉड होते हैं। मतलब कि आपको पैसा तो आपने सो नहीं, नहीं, ब्रांडेड में नहीं होता, क्योंकि उनको तो जवाब देना है ना। वो तो आप उनको क्लेम कर सकते हो, सर्टिफ़िकेट है आपके पास, बिल है आपके पास, उसमें हो उनका सब कुछ अच्छी हुई आईडी है। ये सब पता कैसे चलेगा जब हम चेक कराने जब आप चेक कराओगे, जब आप गलवाओगे, तब आपको जाके पता चलता है। दिलवाने हाँ, इसलिए कि अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए आप किसी बड़ी ब्रांड को अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कम मेकिंग में हमको काम चलाना है, तो एटलीस्ट कम से कम आप उसकी एक छोटी ज्वेलरी ले जाके उसको एक बड़े ब्रांड में चेक ज़रूर कराइए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसके यहाँ से हमें बड़ी ज्वेलरी लेनी चाहिए या नहीं। मान लीजिए वो छोटी ज्वेलरी है वो उसे सही बनाई, हुँ। बड़ी है वो कुछ ना हो जाए। तो आप सोचो ना कि कैसे वो मतलब इतना डिफ़रेंस कैसे हो सकता है? भाई रेट भी वो आपको कम बताएगा, रेट भी कम बताएगा, मेकिंग भी कम लेगा, कैसे कैसे कैसा पॉसिबल है? भाई उसको तो गोल्ड गोल्ड भी वो बना तो रहा नहीं गोल्ड घर में, गोल्ड्स तो गोल्ड के रेट से ही लाया होगा। अगर बनवाई भी इतनी कम ले रहा है तो फिर कैसे आपको दिए दे रहा है? उसी जगह ब्रांड आपको इतना महँगा ब्रांड मेकिंग चार्ज क्यों चार्ज कर रहा है? तो उसको पता है ना कि ये ज्वेलरी आगे चल के जब आपका पैसा बढ़ेगा, ज्वेलरी का रेट बढ़ेगा, तो वो मेकिंग चार्ज धीमे-धीमे आपको कवर होने लगती है। क्योंकि जब एक एक मतलब एक समय बाद वो आपका खाली गोल्ड रह जाता है, मेकिंग चार्ज आपको चला जाता है, जीएसटी आपकी गवर्नमेंट को चली जाती है। लेकिन जब उस मेटल का रेट बढ़ता है, तो चूँकि आपकी मेटल प्योर है, तो उसका रेट भी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि जब आप उसको बदलने जाओगे, वो तो रेट इंटू वेट जाएगा ना, कि आपने इसको वेट कराया, जो वेट है मल्टीप्लाई बाय रेट है, वो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसलिए मेटल जितना प्योर होगा, उतना आपको बाद में बेनिफिट करेगा, और आप तुरंत चेक कराओगे नहीं किसी चीज़ को, इसलिए थोड़ा कम सही, लेकिन जहाँ से लीजिए अच्छा लीजिए। पे पॉइंट पोल्की होता है, हुँ, इसके बारे में कुछ और पोल्की ब बताया तो मैंने, ये अनकट डायमंड होता है, इसमें कोई कट नहीं होती। आप उसको डायमंड का वेस्टेज कह लीजिए, कि जो बचा हुआ पार्ट है, कि उसमें वो कट नहीं है जिससे उसका प्राइस डिसाइड हो जाता। लेकिन उसमें एक रियलिटी है, वो एक अच्छे डायमंड का पार्ट है, उसमें चमक है, उसमें कलर है, बस उसमें कट नहीं है, और चूँकि छोटा है इसलिए कैरेट भी नहीं है, तो 2 चीज़ मिसिंग हो गए। जैसे गोल्ड और डायमंड को मिक्स कर भी कर सकते हैं। गोल्ड मिक्सर के लिए जो कुछ ज्वेलरी बना गोल्ड और डायमंड मिक्स हो गए तो ज्वेलरी बनती है? नहीं मतलब जैसे पाउडर फॉर्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाउडर फॉर्म में डायमंड ही नहीं होता, जो पाउडर फॉर्म में वो डायमंड नहीं है। जो डायमंड वो बहुत बहुत जो छोटे होते हैं वो भी यूज़ कर लिए जाते हैं। वो एक तरह का पोल्की मान लीजिए आप। जब उसको नीचे से गोल्ड से कवर कर दिया गया, इस तरह से कवर किया गया कि एक फ़ॉर्म में आ गया सीधी। मान लीजिए कि झुमका भी बनाया गया, तो खूब सारे अनकट डायमंड उनको गोल्ड में इस तरीके से लगाया गया, है ना? जैसे मोज़ेक नहीं होती है, जिसमें छोटे-छोटे कण लगे होते हैं लेकिन एक शेप में होती है, उस तरह से पोल्की की ज्वेलरी बनती है, कि वो होते डायमंड ही हैं। उसमें होता मोज़ेक में पत्थर ही है, लेकिन एक शेप में होता है तो देखने में सही लगता है। इस तरह डायमंड हो गया। आजकल की ट्रेंडिंग ज्वेलरी कौन सी है? गर्ल्स में देखिए ज़्यादातर तो लोग इस समय पहले तो लोग था कि घर में रहते थे, शादी में ही ज्वेलरी पहनते थे। अब तो ऑफ़िस वर्क में भी लड़कियाँ पहनती हैं, तो लाइट वेटेड ज्वेलरी ज़्यादा ट्रेंड में है। ख़ासकर ज़्यादा हैवी ज्वेलरी ना लेके हल्की बैंगल्स, हल्की चेन, डेली यूज़ के लिए, जो आपका डेली यूज़ में हो, ज़्यादा वेटेड ना हो। ब्रेसलेट्स हो गए, बैंगल्स हो गए, एक सिंगल या डबल लाइट वेटेड, और आपका इयररिंग्स हो गए, लाइट वेटेड चेन हो गई, प्लैटिनम चेन्स हो गई, और तो कुछ लोग ज्वेलरी सिल्वर की भी यूज़ कर रहे हैं। बॉयज़ में आपका सिंगल इयररिंग्स होते हैं डायमंड्स के, सिंगल कान के लिए या डबल कान के लिए डायमंड, उनकी भी चेन्स होती हैं, ब्रेसलेट होते हैं, और बैंगल होता है जो सिख लोग पहनते हैं खासकर, वो भी ट्रेंड में है काफ़ी ज़्यादा। वो बहुत लोग चश्मे भी बनवाते हैं, जैसे कि आपका जैसे कि ग्लास होता है, जैसे आप देखते हैं ना केवल ग्लास पे डंडियाँ होती हैं, वो हो गया। कुछ लोग पेन्स बनवाते हैं, गोल्ड के पेन्स कवर बनवाते हैं, तो लोगों के हिसाब से जैसा उनका बजट हो। कौन सी ज्वेलरी हमें लेना चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा रिटर्न? ज्वेलरी सबसे ज़्यादा रिटर्न तो पहली बात तो ज्वेलरी आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न वो देगी जो प्योर होगी। तो सबसे पहली बात तो प्योर ज्वेलरी लेनी है आपको, अच्छी जगह से लेनी है जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो या जहाँ की आप चेक कराए हों वो ज्वेलरी। दूसरा, कम मेकिंग चार्ज की ज्वेलरी लेंगे
तो जल्दी आपका मेकिंग चार्ज रिकवर हो जाएगा। ज्वेलरी भी ऐसी होती है जिसमें बहुत काम करना पड़ा, जैसे मान लीजिए अब अभी से एंटीक का फैशन है, एंटीक ज्वेलरी का, जो कि पूरी ज्वेलरी बनने के बाद उसको ऑक्सीडाइज़ किया जाता है। डार्क में आप देखो राजस्थान की तरफ डार्क में गोल्ड चलता है, हल्का रेडिश, और ऑक्सीडाइज़ गोल्ड होता है जिसमें हल्का सा कालापन होता है गोल्ड में। ये सब ज्वेलरी पूरी बनने के बाद ये सब चीज़ें की जाती हैं, जिस वज़ह से उनकी मेकिंग बहुत हाई हो जाती है, जिसको कवर होने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब कि आप अगर उसको बदलने जाओगे तो आपको मेटल तो उसमें कम है, लेकिन जो जो क्राफ्टमैनशिप यूज़ हुई है, उसका चार्जेज़ बहुत ज़्यादा है, जिसको आप मेकिंग बोलते हो। तो जो ज्वेलरी ऐसी ले जिसकी डिज़ाइन सिंपल हो, मेकिंग कम हो, ज़्यादा टाँके ना हों। हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से सिंपल ज्वेलरी, सिंपल चेन, मशीन में भी चेन ले सकते हैं, क्योंकि चेन सभी बिन के ही मतलब बुत खुद के ही बनती हैं। उसको चाहे हाथ से गूँथा जाए, चाहे मशीन से गूँथा जाए। तो चेन ऐसी चेन हो गया, बैंगल्स हो गए सिंपल, जिसमें आपको गोल्ड मेटल ज़्यादा यूज़ हो, जिसकी आपको प्राइस आगे चल के बढ़ के मिलनी है, और डिज़ाइन कम से कम हो। जितनी कम डिज़ाइन होगी, उतना टूटने की संभावनाएँ कम होंगी, उतना चीज़ें ड्यूरेबल होंगी। तो जितना प्लेन और मजबूत ज्वेलरी ले सकते हैं, उतना लीजिए, जिसमें मेकिंग कम हो। 18 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड का मेकिंग चार्ज तो सेम होता है। मेकिंग तो तो क्या मतलब कौन सा फिर बनवाना मेकिंग चाहिए? चार्ज कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है। ये सब लोकल वालों की देन है कि हम ₹1000 पर ग्राम लेंगे, या इस पे सारे जितने भी हमारे इयररिंग है सब पे ₹1200 पर ग्राम मतलब। और मेकिंग चार्ज ऐसा होता है कि हम उस पे एक परसेंटेज पे फिक्स करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट पे इतना सा काम लगा है, तो इस पे हम 10% मेकिंग लेंगे। 10% मेकिंग का मतलब है जो भी गोल्ड प्राइस हुआ उसका 10%। मान लीजिए इसमें 10 ग्राम गोल्ड यूज़ हुआ है और गोल्ड रेट आपका 60,000 में है, तो वो ₹60,000 का हो गया। उसका 10%, उसका 10% मतलब ₹6,000। फिर दोनों को मिला के कितना हुआ? ₹66,000। अब 66,000 पे 3% जीएसटी हो गई। इस तरह से होता है कि मतलब जितना भी गोल्ड उसमें यूज़ हुआ है, जो भी गोल्ड उसमें यूज़ हुआ है, उसका जो रेट हुआ, उसका 10, 15, 20 जो भी उसकी मेकिंग परसेंटेज में हो, वो परसेंटेज हो गया। फिर उन दोनों को ऐड करके उस पे 3% जीएसटी होती है। तो मेकिंग का रेट से तब वही उतना ही रिलेशन है जिससे आप बोल रहे हो कि 1800 की फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्वेलरी 2 ग्राम के 18 कैरेट की है, उसमें भी मेकिंग ₹25,000 होगी, ₹5,000 होगी, या कोई ज्वेलरी 22 कैरेट की उसमें भी मेकिंग 5,000 होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। बनाने में तो वो समय लगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मार्केट ऐसी है कि हम गोल्ड के जो भी गोल्ड का वैल्यू होगा, उस पे परसेंटेज लगा के उसकी मेकिंग डिसाइड करते हैं। इस वजह चार्ज कौन डिसाइड करेगा? जिसमें जैसे क्राफ्टमैनशिप होगा, जितना उसमें समय लगा होगा बनाने में, जितने कारीगर ने काम किया होगा, जितना कठिन काम हुआ होगा उसके ऊपर। अब जैसे डिसाइड कौन करेगा? ज्वेलर्स जो शॉप वाले वही करते हैं। एक मकान बनता है, ठीक है? उस मकान की कीमत कब डिसाइड करोगे आप? जब पूरी बन जाएगी कि इतना मैंने इसमें ये लगाया, इतना ये लगाया, इसमें इसमें इतना खर्चा हुआ, इतना इसमें कितना हुआ, मेरा प्रॉफ़िट हटा के ये चीज़ इतने में बिकनी चाहिए। तो ये तो वही इसी को पता है ना जिसने बनाया है। तो जिसने बनाया है वही बताता है कि मैंने इतना गोल्ड यूज़ किया था, इतने दिन कारीगर ने काम किया, बनने की ज्वेलरी हमने 5 ग्राम जो गोल्ड लगाया था, उसको बनने के बाद वो 4.5 ग्राम इतना गोल्ड हाश हुआ मेरा। भई अगर आप कोई ज्वेलरी बनवाते हो, तो ज्वेलरी ऐसे थोड़ी ना बन जाती है। जितनी बार वो जोड़ी जाती है, उतनी बार उसको फिनिशिंग दी जाती है। फिनिशिंग में गोल्ड हाश होता है। भाई रगड़ी जाएगी कोई चीज़ तो खत्म तो होगा ना गोल्ड, वो पाउडर फॉर्म में जाएगा। पाउडर फॉर्म को फिर उसको सॉलिड फॉर्म में लाएँगे, फिर 22 कैरेट में देंगे, फिर मटेरियल बनेगा। तो ये प्रोसेस भी तो एक प्रोसेस ही हुआ। और जैसे भी कोई भी गोल्ड आता है मार्केट से, आप गोल्ड भी आप भी जानते हो कि वो घूमता रहता है। घूमने का हिसाब-किताब ये है कि वो आपसे उनके पास, उनसे उनके पास, उनके बाद फैक्ट्री, फैक्ट्री से फिर गोल्ड से वो। क्योंकि कोई नदी तो है नहीं जिसमें सोना बह रहा है अभी भी। वो वही गोल्ड है जो सर्कुलेट हो रहा है। तो उसको एक प्रोसेस होता है कि जितनी भी गोल्ड जाती है उसको पहले प्यूरीफाई करते हैं, कि मतलब उसमें जितने भी मेटल्स हैं उसको अलग करते हैं, उसको सही फॉर्म में लाते हैं, फिर से ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये प्रोसेस सारी चीज़ें लैब में ही होती हैं। तो उन्हें अच्छे से पता होता है इसका प्राइस क्या होना चाहिए इसमें, जब तक वो कंज़्यूमर तक पहुँचे तो हमारे बीच के सारे पार्ट्स को प्रॉफ़िट मिलता रहे। तो जो बनाता है वही डिसाइड कर सकता है किसी चीज़ की मेकिंग। ये तो चीज़ है, जो जो बना रहा है उसी को पता है इसमें कितनी लागत है। वो अपना प्रॉफ़िट निकाल के वही बताएगा इसमें, उसी को मेकिंग बोलते हैं। जो बना रहा है मतलब कारीगर। कंपनी जो बनवा रही है, हर आदमी तो अलग-अलग होता है ना। जैसे अब मैं दुकानदार हूँ, मैंने आपसे ज्वेलरी ली, तो आप अपना प्रॉफ़िट निकाल के तो उसमें मुझे बताओगे। भाई एक तो होगा गोल्ड ग्रामेज, अब उस गोल्ड ग्रामेज हमको निकालनी ₹5,000 वैल्यू,
तो जो ₹5000 उसमें किस परसेंटेज पे सेट होती है, वो उसकी मेकिंग हो गई, इतने परसेंट मेकिंग। और जो परसेंट मेकिंग पे लगा, उसका पूरे का 3% जीएसटी हो गया। तो जीएसटी तो फिक्स है 3%, सबसे कम गोल्ड पे। गोल्ड का भी प्राइस फिक्स सरकार ने कर दिया कि इतने में गोल्ड बिकेगा, ये गोल्ड रेट है। अब वो गोल्ड पे कितनी मेहनत लगी, उसकी वैल्यू क्या जनरेट हुई, उस वैल्यू को परसेंटेज में वो कहाँ फिट बैठ रही है, वो उसके उतने परसेंट मेकिंग हो गई। इसलिए मेकिंग हमेशा सब लोग कहते हैं कितने परसेंट मेकिंग ले रहे हो आप? कितनी मेकिंग ले रहे हो कोई नहीं पूछता, कितने परसेंट मेकिंग है। मेकिंग परसेंटेज में भी अगर आएगी सबकी डिफरेंट वैल्यू होगी ना, किसी में 60,000 का गोल्ड है, किसी में 1,00,000 का गोल्ड है, उसमें भी 6% मेकिंग, उसमें भी 6% मेकिंग है। लेकिन जो 50,000 का गोल्ड है उसका 6% कितना हुआ? और जो 1,00,000 का गोल्ड है उसमें 6% कितना हुआ? दोनों की वैल्यू डिफरेंट हुई ना। तो परसेंटेज वाइज़ होती है मेकिंग, और जो परसेंटेज मेकिंग के होता है उसके बाद जीएसटी लगती है, तो वो ज्वेलरी की रेट हो जाती है। इंडिया से सस्ता सुहाग दुबई में है, तो हम लोग वहाँ से क्यों नहीं ला पाते? क्यों ना, दुबई से ऐसा नहीं कि लोग नहीं लाते, लाते हैं। लेकिन वहाँ का एक, वहाँ की भी सरकार ने एक नियम बना दिया कि जो मेल जितने भी हैं वो ज्वेलरी 20 ग्राम तक वियर करके आ सकते हैं, पहन के आ सकते हैं, ला सकते हैं। और जितनी भी लेडीज़ हैं वो 40 ग्राम तक ला सकती हैं। और लेकिन अगर उसको आप बार या कॉइन फॉर्म में लाओगे, तो जितने भी ग्राम होगा मल्टीप्लाई बाय आपकी कस्टम ड्यूटी बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप 20 ग्राम से ऊपर मेल भी लाता है तो उसमें भी कस्टम ड्यूटी लगती है, और अगर फीमेल 40 ग्राम से ऊपर आती है उसमें भी कस्टम ड्यूटी लगती है, तो वो यहाँ का रेट मैच कर जाता है। तो वो 20 ग्राम तक ही लाते हैं, जो भी लाना जिनको भी लाना होता है। तो ला सक ऐसा नहीं नहीं ला सकते, लाते हैं लोग, पहन के आते हैं। तो गोल्ड अच्छा होता है वहाँ का। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारे इस टॉपिक से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट और एक नए नए टॉपिक के साथ।